मौका मिल रहा है, ये बड़ा टास्क था, कैसे ये अचीवमेंट आपने किया, कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें, किस चीज पर फोकस किया आपने? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना है, उसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और जहाँ तक बात है तैयारी की या फिर स्ट्रेटेजी की, तो मेरा 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। मैंने अपना स्नातक एमिटी यूनिवर्सिटी से किया था। बीएससी एग्रीकल्चर से मैंने किया था। और तभी से मैं तैयारी में जुट गया था, 2017 अक्टूबर से। और उसके बाद में 2018 में अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, जिसका मेंस था वो 2019 के अक्टूबर में हुआ। और उसका परिणाम अभी आया है। तो स्ट्रेटेजी सिंपल थी। बहुत ज़्यादा लोग इसे बहुत ज़्यादा मतलब फियर की तरह लेते हैं कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम बड़ा होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। लेकिन आपको बहुत ही सिंपल रहना पड़ता है इसमें। जैसे नॉर्मली सब लोग पढ़ाई करते हैं। और ये ये शायद लोग का एक मतलब लोग पूछते हैं पहले कि कितने घंटा पढ़ना पड़ता है। ये 15 घंटे पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये डिपेंड तो करता है कि कैपेबिलिटी कैसी है, लोगों की टेंडेंसीज कैसी रहती हैं। लेकिन 15-16 घंटे शायद मैं नहीं मानता कि कोई पढ़ता होगा। क्योंकि 7 से 8 घंटे पढ़ना और उसे उसका रिवीजन करना है, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन रिवीजन जितना करोगे आप, जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही शायद जो आपके सक्सेस है उसके जो डोर्स हैं वो खुलते रहेंगे आपके लिए। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपकी, किसका सबसे ज्यादा किसका आप कौन आपकी हौसला अफजाई करता था परिवार में, जी मनोबल कौन बढ़ाते थे? जी, घर के जो परिवार के सदस्य हैं, माता पिता हैं, जितने भी गार्जियंस हैं, उनका जो मोरल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट था वो हमेशा से मेरे साथ रहा। ये मैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें, कई सारी तैयारी करने वाले होते हैं उनके साथ नहीं रहता है। किसी के साथ फिनेंशियल दिक्कतें होती हैं। कई सारे मेरे मित्र ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो फिनेंशियल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे गुजरे हुए हैं। कई सारे जॉब भी करते थे, उसके साथ साथ घर का पालन पोषण भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। भगवान की दुआ से मेरा मुझे ये सब चीज़ें सहने को नहीं मिली और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिनेंशियल सपोर्ट पूरा था। सिलेक्शन ना होने पर भी शायद मुझे और भी चांस मिलता आगे। और ये मेरे परिवार की तरफ से मतलब खुली तरीके से कह दिया गया था कि कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करो, अपनी मेहनत करिए। आप यहाँ से जो कुछ भी आपको चाहिए होगा वो हम देंगे। तो इस तरीके से पूरा परिवार का जो था वो समर्थन रहा मेरे को, मोरली और इकोनॉमिकली। अच्छा, इस समय सबसे बड़ी चुनाव जिस संवर्ग में चुने गए हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? इस एग्जाम में सबसे बड़ी चुनौती तो मैं मानता हूँ कि ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और कंपटीशन में जो इस तरीके से 2018 में पीसीएस ने एकदम अपना ट्रांसफॉर्म किया सिलेबस। 2017 तक कुछ और था, 2018 में एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने। और यूपीएससी जो संघ लोक सेवा सेवा आयोग है, उसका जो सिलेबस था आई सीएससी का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, उसको पूरी तरीके से कॉपी किया कर लिया है उन्होंने। तो मैं मानता हूँ कि जो लोग पहले थे और लगातार से तैयारी करते आए हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है ये, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके सिलेबस के अनुसार। नहीं, सवाल हमारा ये था कि आप जिस संवर्ग के लिए चुने गए हैं, अखबार में जी आप जी। खबरें पढ़ते रहते होंगे कि जो जिस संवर्ग में आप आज जिस वर्ग में आप जी अधिकारी चुने गए हैं, जी उस वर्ग बिल्कुल। के अधिकारियों के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जी सबसे बड़ी, मेरा कृषि में चयन हुआ है तो सबसे बड़ी कृषि में चुनौती होती है कि जो फार्मर्स हैं, जो जो किसान हैं, उनके पास योजनाएं तो सरकार लाती है, लेकिन उनके पास उसकी उसकी सही पहुंच नहीं हो पाती है। मतलब योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं ढंग से। तो सबसे बड़ा एक्सटेंशन सर्विसेज जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो एक्सटेंशन सर्विसेज जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। किसान आत्महत्या बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको रोकना भी एक बड़ी चुनौती होती है। फार्म डिस्ट्रेस जिसे कहते हैं, क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण जो जितने के से चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बरसात कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती है। तो इन ये सारी समस्याएं हैं, उनको उन पे काम करने का मुझे अवसर मिलेगा। आमतौर पर देखा जाता है कि योजनाएं जिस वर्ग के लिए बनती हैं उस तक पहुंच नहीं पाती, बिचौलिए उसे हथिया लेते हैं, या कुछ निश्चित लोग होते हैं जो जिन्हें योजनाओं का लाभ लेना आता है वही उसे हथिया लेते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद में राजनीतिक दबाव भी रहता है कहीं ना कहीं। तो इस सबसे निपटने की क्या दिमाग में कैसे है, कैसे नौकरी आगे कैसे चल पाएगी? उनका जो इंटरफेरेंस होता है, उनका हस्तक्षेप होता है, वो एकदम कम कर दिया है या फिर ना के बराबर कर दिया है।
उसके बाद में डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें भी अनुदान सरकार देती है, तो सीधे खाता धारक जो होते हैं जनधन योजना में जो उनका खाता बनता है और सीधे जो ट्रांसफर किया जाता है फंड किसानों के अकाउंट्स में किया जाता है। तो शायद जहाँ तक है वो ये बिचौलियों का जो पूरा इंटरफेरेंस था उन्होंने कम किया है। और जहाँ तक बात है कि पॉलिटिकल प्रेशर की, तो हमें तो लॉ के हिसाब से चलना है, और लॉ हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है और होना भी चाहिए। जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, जो हमारी ड्यूटीज हैं, वो उसके अनुसार ही हमें चलना है, और उसके लिए मैं प्रतिबद्ध भी हूँ उसके चलने के लिए। राजनीतिक दबाव के मतलब सांसद जी की चिट्ठी आ गई, फोन आ गई, तो आप जो पात्र हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको हेरा फेरी करनी पड़ रही है, ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, तो ये समस्याएं सारे अधिकारियों के सामने रहती हैं कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल। ये इस सब से निपटते हुए सबको संतुष्ट करते हुए नौकरी करनी होती है। तो कैसे बिल्कुल। दिमाग में क्या है कि किस तरह से सब फेस किया जाएगा? सब चीज़ें सामने रहती हैं पहले से भी, जिस वर्ग में आप चुने गए हैं आप पहले से भी उसका अध्ययन करते रहते होंगे, कम से कम रुचि रहती है। हाँ, तो सर, क्योंकि हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और जनता के लिए काम भी हमें करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है, जो बैलेंस होता है, उनको बीच में बनाए रखना ही शायद एक बड़ी चुनौती होगी मेरे लिए। अच्छा, कुछ कोई चीज़ ऐसी दिमाग में तय कर रखी है, तय कर रखा होगा कि अगर हम आते हैं जॉब में तो ये करके दिखाएंगे, एक प्रयोग करेंगे, कुछ नया करने की कुछ है दिमाग में? बिल्कुल। एग्रीकल्चर में मेरा सिलेक्शन हुआ है। वैसे तो मैंने एग्जीक्यूटिव मेरा वर्ग था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन शायद मेरे थोड़े से मार्क्स कम हुए होंगे, तो एग्रीकल्चर में मेरा सिलेक्शन हो पाया है। और जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, मेरा क्योंकि बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर से ही है, और जी। मेरी ग्रेजुएशन भी एग्रीकल्चर से हुई है, तो जिस तरीके से जो केमिकल्स का जितना यूज होता है हमारे खेतों में, और उसके साथ साथ जितने भी ओरल कैंसर्स बढ़ रहे हैं, कैंसर की समस्या है, या फिर कई सारी ऐसी बीमारी लोगों में आ रही है, या फिर जो बायोडाइवर्सिटी है, नेचुरल इकोसिस्टम है, उस उसमें भी बहुत बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा है केमिकल्स की वजह से। तो मेरी इच्छा ये है, और मैं ये करना भी चाहता हूँ, कि किसी भी तरीके से ऑर्गेनिक जैविक कृषि है उसको बढ़ावा दिया जाए। जो वेरी गुड। परंपरागत जो भी कृषि रही है भारत की, ऐतिहासिक कृषि रही है, उसको किसी तरीके से फिर से लाया जाए और उसे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है निखिल देव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 बहुत। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।